हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर कांसेप्ट क्लासेस। सो जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था वो, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसका शेप और साइज कैसा था। फिर से उसके क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। सो जो आज का टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सेल किन किन पार्ट्स से बना है, ठीक है। उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, ईच का फंक्शंस क्या कौन सा है और दिखता कैसा, ठीक है। क्या एक सेल इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है? क्या उसके सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकते हैं? ठीक है। इन क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एनिमल सेल दिखाया गया है और एक प्लांट सेल दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको लेबलिंग करते हैं और उसके बाद इस पार्ट्स का हम लोग मतलब पता करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक एनिमल सेल, ये पहला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। पर पर जो प्लांट सेल है उसमें आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो है सेल वॉल, ठीक है। और जो सेकंड लेयर होता है प्लांट सेल में वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड लेयर इन प्लांट सेल इज सेल मेम्ब्रेन एंड फर्स्ट लेयर टॉप मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल इज सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियस के पास। देखिए ये न्यूक्लियस, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस जैसा कि आप यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, ठीक है। ये है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और उसके बाद ये देखिए छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहा है ना, पोर्स इसमें, ये है न्यूक्लियर पोर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये छोटा सा स्फेरिकल दिखाई दे रहा है ना, इस वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स होता है ये, ठीक है। और ये इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देख लें न्यूक्लियर कोर, फिर देखिए क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियस के अंदर फिल रहता है न्यूक्लियोप्लास्ट, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और इन सारे के सारे स्ट्रक्चर, ये सारे के स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियस बनाते हैं। और सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल्स में भी दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर कोर है, फिर से देखिए ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, और इसमें होता है ये सब, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए ये है जो यहाँ पे जो फ्लूइड फील हुआ है ना, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल में जो फ्लूइड फील होता है ना, मैंने ऐसे आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो डजार्डिन साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल में एक फ्लूइड पार्ट देखा था, सेमी लिक्विड पार्ट देखा था, उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था उसको, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया गया था? किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सेमी लिक्विड पार्ट सेल में होता है, ठीक है। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। कैसे?
एक साइटोप्लाज्म और ये होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होता है। ठीक है, जो ये पार्ट है इसको बोल सकते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। और सेम ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए तो ये स्फेरिकल दिखाई दे रहा है ना, थोड़े से डॉट्स टाइप का दिखाई दे रहा है स्फेरिकल जैसे, वो है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, और सेम आपको प्लांट सेल में दिखाई देंगे राइबोसोम्स है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन लिखते हैं, बेस्ट वही रहेगा। माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगल को दिखाया है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियन हो गया और सेम इसमें यहाँ पे लिखिए प्लांट सेल में दोनों स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। अब देखिए ये है हमारा, देखिए लाइसोसोम्स है। क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। देखिए जो लाइसोसोम्स है एनिमल सेल में एकदम कॉमन होता है, मतलब एकदम पाया ही जाता है, पर प्लांट सेल में ये कुछ कॉमन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ये प्लांट सेल में पाया ही जाए। यहाँ पे मैंने दिखाया है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए जो ये न्यूक्लियस बाहर दिखाई दे रहा है ऐसे उस जिगजैग टाइप का दिखाई दे रहा है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे दिखाई दे है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जैसे देखिए ये जो दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये क्या है? स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ होते हैं। पर इस वाले को देखिए और इस वाले को कुछ अलग तो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये स्मूथ है तो इसको लिख सकता हूं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस वाले को जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो RER में लिख सकता हूं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये पार्ट का है। अब इस वाले को देखो, तो दिखाई दे रहा है डिस्क शेप में होते हैं, दिखने में लगता है पर डिस्क शेप में होते हैं और पैरेलली अरेंज होते हैं। इसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। क्या नाम है इसका? गोल्जी अपैरेटस। सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल में यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी है गोल्जी अपैरेटस। अब एक दो टर्म यहाँ पे आपको दो दिखाई देंगे स्ट्रक्चर्स। देखिए एक ये है और एक इस वाले। ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल में कॉमनली मतलब कि अधिक पाए जाते हैं वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं पर छोटे छोटे और कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं एकदम एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं, जरूरी है। ठीक है, और ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है एनिमल सेल में फाउंड नहीं किया जाता। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली इन ओनली इन एनिमल सेल्स, ये प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। कुछ तो नहीं है, नहीं, ठीक है। हम लोग इसमें देखे हैं कि न्यूक्लियस किन किन चीज में, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर रमेन, न्यूक्लियर कोर, क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल्स का, पर प्लांट सेल में ये सेकंड आउटर मोस्ट, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। अब देखिए जो ये जो बाहर निकला है, जो ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो निकला है, वो एक इस जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। क्या है? इसका कंटिन्यूएशन होता है, निकल होता है, ठीक है। दोनों गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट है वो केवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, पर इसमें एकदम एक्सक्लूसिव है, ठीक है। पर एनिमल सेल्स में उतने एक्सक्लूसिव नहीं है, छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स है, इन सब के बारे में अलग अलग से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लिया, तो हम आते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट, ये थिन होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। थिन होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा पॉइंट, ये लिविंग इन नेचर है। क्या है? लिविंग इन नेचर, ठीक है। चौथा पॉइंट है स्मॉल पोर्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और इसी कारण इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या सेमी परमिएबल बोल सकते हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं, या डिफरेंशियली परमिएबल बोल सकते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल्स में, ये थिन होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, जिसके कारण हम उसको स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग होता है, लिविंग इन नेचर। उसका स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे इसमें पोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, ठीक है। ये है इसके कुछ पॉइंट्स। अब इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ये इसमें जाने वाली चीज है, ये लिविंग इन नेचर और सेमी परमिएबल, ठीक है। तो ये क्या करता है? आउटर मोस्ट एनिमल सेल में ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन का काम करता है इसमें एनिमल सेल्स में, ठीक है। दूसरा शेप देता है, किसको? एनिमल सेल्स को क्या कहता है? एक शेप देता है। तीसरा सेमी परमिएबल है ना, तो इसके कारण क्या होगा ना, जो सेल के जो कंटेंट होते हैं, जो सेल के अंदर जो उसका फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म है ना, उसको क्या करता है? एनवायरनमेंट से सेपरेट किया जाता है,
और सेल मेम्ब्रेन ही है जो क्या करता है ना कि कौन सी चीज आएगी और कौन सी चीज जाएगी, वो सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी और जाएगी ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। सेल के जो कंटेंट होते हैं, सेल कंटेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है, तीन कुछ फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन का। पहला फंक्शन ये प्रोटेक्शन का काम होता है एनिमल सेल्स में, उसके एनिमल सेल्स को शेप देता है और उसका जो सेल का जो कंटेंट है उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। ठीक है, ये तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। अब सेल वॉल को जानते हैं। सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स। ठीक है, जो एनिमल सेल्स सॉरी एनिमल सेल्स नहीं, प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स है उसमें आउटर मोस्ट लेयर होता है वो है सेल वॉल। दूसरा ये रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। तीसरा ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। ठीक है, और ये फ्रीली परमेएबल होता है, फ्रीली परमेएबल। कोई भी सब्सटेंस इससे आर पार हो सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट से होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है और फ्रीली परमेएबल होता है। तो सेल वॉल के फंक्शन क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये भी प्रोटेक्शन काम करेगा इसमें, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में सेल वॉल होते नहीं है, रिजिड है, जिसके कारण क्या होगा, ये प्लांट सेल्स को एक शेप देगा। ठीक है, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियस है उस सेल का ईच एंड एवरी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अपने बॉडी में ब्रेन है ना, तो ब्रेन क्या करता है, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। वही सेम काम न्यूक्लियस करता है सेल्स में। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस देखता है, समझता है और काम करने को कहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस प्रोटेक्ट करने का काम करता है। न्यूक्लियर कोर हो गया, न्यूक्लियर कोर है तो क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो सेल के न्यूक्लियस बाहर का जो कंटेंट होता है और जो न्यूक्लियस अंदर का जो कंटेंट होता है उसको मेंटेन किया रहता है। कौन, तो न्यूक्लियर कोर। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, और इसी के अंदर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये जाने वाली चीज। ठीक है, ये क्या करता है ना, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। हम ऐसा कह सकते हैं जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कंट्रोल न्यूक्लियस, कौन करता है न्यूक्लियस को कंट्रोल, न्यूक्लियोलस कंट्रोल न्यूक्लियस। अब ये छोटा स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, सबसे पहले ये क्या करता है ना, मेक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। राइबोसोम्स को भी बनाता है। उसके बाद ये आरएनए, आरएनए को बनाने का काम करता है न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है
आरएनए को बनाता है और इनडायरेक्टली क्या करता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। इनडायरेक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। अब यहाँ पे टर्म है आरएनए और डीएनए। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आरएनए का होता है फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो डीएनए है उसका होता है डीऑक्सीराइबो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक राइबो, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये ऑल अबाउट न्यूक्लियस था। एक और इसमें है, एक और है इसमें क्रोमैटिन फाइबर, मैंने बताया था ना उनमें, क्रोमैटिन फाइबर। इसका मैं अलग से लेक्चर लूंगा, बहुत खुद में एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करता है ना, क्रोमोसोम्स को बनाता है। किसको बनाता है, क्रोमोसोम्स को बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स के अंदर डीएनए, और यही डीएनए है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और क्या करता है, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ऑफ स्प्रिंग से मिलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ऑल अबाउट न्यूक्लियस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। आ गया नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड पार्ट होता है सेल में उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को ये साइटोप्लाज्म अपने अंदर रखता है। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होता है और रफ होता है, इस राइबोसोम्स के में गोल्गी apparatus, ठीक है। सभी ऑर्गेनेल्स को ये साइटोप्लाज्म अपने अंदर रखता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है साइटोप्लाज्म का फंक्शन कि वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर सेफली रखता है। क्या करता है, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको अपने अंदर सेफली रखता है, और जो भी फंक्शन होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के वो इसी में होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, कैसे, एक एरोबिक होता है, एक एनाएरोबिक होता है। दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता हो या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर होता है, ठीक है। तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना वही साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये तो हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये न्यूक्लियस के बाहर का जो सेमी लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, और इसके अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसी को स्टोर करता है, और उनका फंक्शन वैसे साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या है और कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। तो हम पिछले क्लास में मैंने बताया था ऑर्गेनेल क्या होता है। तो ऑर्गेनेल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इनसाइड द सेल, ठीक है।
उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे पहला मैं ले लेता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे वो है पॉलीकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था पर नाम नहीं दिया, कहा था कुछ है सेल में कि जो कि एनर्जी बना रहा है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलीकर ने बताया था। और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। किसने दिया था, सी वेंडा। किसने, सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इंट्रोड्यूस किया। एग्जाम में क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, तो सी वेंडा। और किसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, पॉलीकर, ठीक है। ये और ये इसका शेप कैसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए इसमें दो लेयर होते हैं, हाँ, दो लेयर होते हैं इसमें। ये आउटर लेयर हो गया और ये इनर लेयर हो गया। और इनर लेयर में छोटे छोटे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टेट। क्या बोलते हैं, क्रिस्टेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ इस तरीके से होता है, डबल लेयर होता है, आउटर और इनर। और कुछ इनर जो मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है इसको बोलते हैं लोग क्रिस्टेट बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो एनर्जी बनाता है। इसमें यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम ही है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया था, सीवेंडर नाम दिया था। सबसे पहले देखा था पॉलीकर ने। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का काम क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करना, एटीपी सॉरी एनर्जी प्रोड्यूस करना। और एनर्जी है वो एटीपी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये है इसका स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी बोलते हैं उसको, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। या इसको ई आर बोल सकते हैं, ई आर। ये कुछ ट्यूब्यूल्स के फॉर्म होते हैं, देखिए मैंने सिखाया था ना। सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये भी डबल लेयर होता है, ऐसे ऐसे रहता है। ट्यूब्यूल्स को इस जो निकले रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये पार्ट है ना, ये वाला ई आर है। ये तो स्मूथ, ये दो पार्ट मैंने बताया था, एक स्मूथ होता है, स्मूथ ई आर, एक रफ होता है, रफ कुछ ऐसे होता है, रफ के कुछ ऐसे होता है, ठीक है। रफ इसका ये कौन सा टाइप है, रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग रफ बोलते क्यों, ठीक है। और ये स्फेरिकल टाइप का दिखाई दे रहा है ना, वो है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। यही राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, आके चिपक जाते हैं और इसको रफ अपीयरेंस दे देते हैं, ठीक है। छूने पे थोड़ा खतरा टाइप का दिखाई देगा, महसूस होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का अलग अलग काम है। ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। क्या करता है, ये प्रोटीन को बनाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फैट को बनाता है। क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को बनाता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। समझ में आया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका डिस्कवरी किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम है पोर्टर। किसने? पोर्टर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, वो है गोल्गी apparatus। क्या है? गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus जो टर्म है हम लोग यूज करते हैं ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। जो गोल्गी apparatus जो टर्म है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं एनिमल सेल्स में। तो प्लांट सेल्स के लिए कौन सा टर्म हो गया, प्लांट सेल्स के लिए जो टर्म होता है वो होता है डिक्टियोसोम्स। क्या होता है? डिक्टियोसोम्स। ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के लिए जो टर्म यूज होता है गोल्गी apparatus के लिए, वो होता है डिक्टियोसोम्स। और जो गोल्गी apparatus जो टर्म है वो किसमें है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही है, ठीक है। कैसा दिखता है, कुछ देखिए डिस्क जैसा है, ऐसे ये डिस्क जैसा, डिस्क जैसा दिखाई देता है। और ये सब कुछ बर्ड्स है, जिससे आपस इन सभी से आपस ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। कुछ डिस्क टाइप का होता है और ये पैरेलली एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये गोल्गी apparatus या डिक्टियोसोम्स बोल सकते हैं। गोल्गी apparatus का काम क्या होता है, ये क्या करता है ना, इसका काम होता है जस्ट सिक्रेशन, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंजाइम्स का सिक्रेशन, यही गोल्गी apparatus का काम है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल जो होता है, इसका हेड रीजन हो गया, नेक रीजन हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया और ये होता है एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम होता है ना, गोल्गी apparatus से बनाता है, ठीक है। गोल्गी apparatus क्या करता है, एक्रोसोम को बनाता है और क्या करता है, सर्टेन एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। गोल्गी apparatus सबसे पहले किसने देखा था, उन साइंटिस्ट का नाम है कमीलो कमीलो गोल्गी। कमीलो गोल्गी ने सबसे पहले गोल्गी apparatus को देखा, ठीक है। ये हो गया गोल्गी apparatus के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है। ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में, इसमें पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर होते हैं। क्या करते हैं?
पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो सकते हैं। और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और स्मॉल ग्रैन्यूल्स और स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो क्या राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स स्फेरिकल इन शेप, साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके उसको रफ बना देते हैं। ठीक है, और इसका एक फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन है, इसका काम क्या है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, कौन करता है प्रोटीन को बनाने का काम, वो है राइबोसोम्स। ठीक है, ये तो हो गया राइबोसोम्स के बारे में। और इसको डिस्कवर किसने किया था, वो थे जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स का डिस्कवरी किया था। किसने किया था, जॉर्ज पैलेट। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। और आते हैं हम लोग लाइसोसोम्स पे। इसके लाइसोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सेल के सुसाइड बैग कौन होते हैं, वो होते हैं लाइसोसोम्स। सुसाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जानते हैं सुसाइड का मतलब क्या होता है, और इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, वो लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जब इसका काम ये होता है ना, स्फेरिकल शेप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है, डॉट जैसे होता है, और एनिमल सेल्स को अधिक पाया जाता है पर प्लांट सेल्स में थोड़े कम पाया जाता है। और इस सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं कि सब काम है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन से काम है। अब एक टर्म है यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक, जो सेल होते हैं वो खुद ही में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो खुद में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसी को इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अब वो काम कौन करता है, वो काम करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, जब कोई सेल्स खराब हो जाते हैं, चाहे उनको फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उस समय क्या होता है ना, लाइसोसोम्स होता है सभी ऑर्गेनेल्स खाना शुरू कर देता है। ठीक है, खाने के बाद पूरे सेल्स को ये खा जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। और इंटरसेलुलर इसका एक डाइजेशन, इसका एक फंक्शन हो गया। और वेरियस एंजाइम्स सीक्रेट करता है। क्या करता है, वेरियस एंजाइम्स सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है वेरियस एंजाइम। इसीलिए जिसके कारण क्या होता है ना, वही एंजाइम्स इसको हेल्प करते हैं कि वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को खा सके। ठीक है, और उसके बाद जो बाहर के जो फॉरेन मटेरियल्स जो आते हैं सेल के अंदर, उसको भी खाने का काम करता है। ठीक है, तो बाहर की इसका मतलब डिस्ट्रॉय फॉरेन, डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल्स। तो बाहर से जो सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जो कुछ भी, उसको क्या करता है, खत्म करने का काम यही करता है। जैसे अपने बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस जब अपने अंदर आते हैं तो अपना जो एंटीबॉडीज होते हैं जो अपने शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं, तुरंत उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वही काम लाइसोसोम्स करता है। डब्ल्यूबीसी उस पे क्या करता है, उस पे एक्ट कर देते हैं, और वही एकदम सेम टू सेम वही काम क्या करता है, लाइसोसोम्स करता है सेल्स में। ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम पे। इस पे
सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, एनिमल सेल्स में ही केवल सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसे ये दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, और उसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और जो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। क्या करता है, सेल को डिवीजन में सेंट्रोसोम मदद करता है। सेंट्रोसोम के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है ये, तो हो गया सेंट्रोसोम के बारे में। अब आते हैं हम लोग प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स सबसे पहले इसको शिम्पर ने देखा था। किसने, शिम्पर ने सबसे पहले प्लास्टिड्स को देखा। प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। प्लांट सेल्स और जो प्लास्टिड्स है किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। दूसरा होता है, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो होता है व्हाइट कलर का, या कलरलेस बोल लीजिए, कलरलेस, ठीक है। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ये होता है हमारा ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर या येलो कलर में। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है कैरोटीनॉइड। क्या पाया जाता है, ड्यू टू कैरोटीनॉइड, जिसके कारण ये ऑरेंज या येलो दिखता है। और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और इसको क्या करता है, ग्रीन कलर दे देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट, वो भी जानते हैं, देखते हैं। डबल लेयर्ड भी होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लेट्स होते हैं, देखिए ऐसे, ऐसे प्लेट्स होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक जो होता है ना, एक समझ ये है गया, एक को बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और जो पूरा पाइल है उसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ग्रेना मतलब सिंगल, ग्रेना एक प्लूरल हो जा रहा है, ठीक है। एक को ग्रेनम बोलते हैं, जो पाइल्स है इसको बोलते हैं ग्रेना। पाइल्स मतलब एक दूसरा एक, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये है थाइला, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको, थाइलाकॉइड बोलते हैं। इसके अंदर ये है स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में एकदम डिटेल पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ये था कुछ प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। और जो प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये तो एक क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है,
ठीक है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो प्लास्टिक होता है वो डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये था प्लास्टिक के बारे में, डिस्कवर किसने किया था, शिम्पर। ये तो हो गया प्लास्टिक्स के बारे में। अब देखते हैं हम लोग वैक्यूल्स। क्या देखते हैं, वैक्यूल्स देखते हैं, ठीक है। मेनली इन प्लांट सेल्स, क्या, तो ये है मेनली प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। समझ लीजिए प्लांट सेल ऐसे, और ये उसको होगा वैक्यूल्स। वैक्यूल समझ लीजिए कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं वैक्यूल, बोल देंगे इसको, वैक्यूल्स, ठीक है। ये वैक्यूल हो जाएगा। और उसके बाद जो ये है, इसके अंदर वाटर हो सकता है, क्या हो सकता है, वाटर, मिनरल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स, आयंस वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में थोड़ा छोटा होता है, पर प्लांट सेल में थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूल का जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब जो वैक्यूल के बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन, जो सॉरी जो वैक्यूल्स है उसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर से उसको कवर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इसके पहले, वैक्यूल के पहले जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, सभी लिविंग थे, सेल वॉल को छोड़ के। सेल वॉल को छोड़ के जितने भी हम लोग वैक्यूल्स के पहले जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, सभी के सभी लिविंग थे। पर वैक्यूल हो गया, सेल वॉल हो गया, ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग। ये भी क्या है, नॉन लिविंग होती है। वाटर है, इसमें देखिए वाटर नॉन लिविंग होता है, मिनरल्स आयंस सब नॉन लिविंग होते हैं। इसके बाद कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे अब तो ये फूड फॉर द सेल काम कर देते हैं, उसके बाद फूड फॉर द सेल काम, इसका मेनली वही फंक्शन ही होता है, ठीक है। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वैक्यूल्स का मेनली वही काम रहता है, स्टोरेज का काम रहता है वैक्यूल्स, कि वाटर को, मिनरल्स को क्या करें, स्टोर कर सके, ठीक है। यही वैक्यूल्स का काम है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे जैसे हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, उन सब के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स देखा, फिर से न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।